चैप्टर 81 मोहन, उसकी औरत का ख्याल रखा जाना चाहिए। उसी पल राघव यादव अपनी दवाई लेने पहुंचे। सिमरन ने हर खुराक को सही से नाप कर राघव को दिया और कहा, राघव जी, आधे महीने बाद मैं आपकी दोबारा जांच करूंगी। उद्धरण चिन्ह, ठीक है, चलो कॉन्टैक्ट नंबर बदल लेते हैं। राघव और सिमरन ने एक दूसरे के नंबर लिए। एक दूसरे को दोस्त बनाने के बाद सिमरन ने उन्हें कुछ और सलाह दी। जब राघव चले गए, सिमरन ने भी रघुवंशी परिवार से निकलने की तैयारी कर ली। जाने से पहले उसने अपना सारा सामान जो रघुवंशी परिवार में चोरा था उठा लिया। उसने सोचा कि आज की घटना दोबारा नहीं होगी। दादाजी रघुवंशी यूस विदा करने आए। यूस अपना सामान उठाते देख उनकी आंखों में दुख और अफसोस था। उन्होंने सोचा, ये सब हमारे परिवार के नासमझ होने की वजह से हुआ। दादाजी ने उसके हाथ में चाबी का एक गुच्छा दिया और गंभीरता से कहा, मेरी प्यारी बेटी, दादाजी का शहर के बीच में एक फ्लैट है। जगह और आसपास का माहौल बहुत बढ़िया है। अगर तुम परिवार के साथ नहीं रहना चाहती तो तुम इस फ्लैट में रह सकती हो। तुम वरुण के घर में नहीं रह सकती, तुम वरुण के साथ शादी नहीं कर रही हो और इससे तुम्हारी इज्जत पर बुरा असर पड़ेगा। उद्धरण चिन्ह, सिमरन ने चाबियां ले ली, उसका दिल शुक्रगुजारी से भर गया। शुक्रिया दादाजी, इस मामले में मैं शर्मिंदा नहीं होंगी। ए फ्लैट यूज मोहन से डर लगने लगा था। वरुण का घर सच में लंबे समय तक रहने की जगह नहीं थी। यूज रहने के लिए एक जगह की जरूरत थी। दादाजी को थोड़ी तसल्ली मिली और उन्होंने एक का यूज फ्लैट तक ले जाने के लिए भेजी। जब मोहन ने सिमरन को 3 सूटकेस के साथ बाहर आते देखा, वो अपनी कार से उतरा और खुद ट्रंक खोला। बिना कुछ बोले उसने उसके 3 सूटकेस उठाए और अंदर रख दिए। उसके हरकतें बिल्कुल साफ थी। उसने एक तेज स्नैप के साथ ट्रंक बैंड कर दिया, जिससे दादाजी ने भेजी हुई कार बिल्कुल बेकार हो गई। मोहन, लंबा और शानदार, एक शर्मिंदा टकाटवर व्यक्ति था। जब उसने सिमरन को कार में बिठाया, उसका सहज व्यवहार हल्का सा लगाव से भरा था। एक अजीब सी कोमलता, अंकहीन, उसके हर काम में साफ दिख रही थी। दादाजी रघुवंशी उन्हें विदा करने के लिए लंबी बेंटली के बगल में खड़े थे। मोहन की हर हरकत को देखते हुए उनके जुरियन वाले माथे में हलचल हुई। क्या इस शक्तिशाली युवराज को मेरी भविष्य की पोटी पसंद आ गई है? इम्पॉसिबल, ये बिल्कुल नहीं हो सकता। मोहन का क्या स्टेटस है? वो तो एक राष्ट्रपति की बेटी की तरफ भी नहीं देखेगा। दादाजी ने खुद को समझाने की कोशिश की। दादाजी, मैं अब जा रही हूँ। कार में बैठने के बाद सिमरन ने खिड़की नीचे की और दादाजी को विदा किया। दादाजी बहुत ज्यादा आत्मविश्वास में थे। आने वाले सालों में उन्हें अफसोस होगा कि उन्होंने अस्पताल खुद को झंझोड़ कर नहीं उठाया, शायद अपनी लाठी से। ये बिल्कुल सही समय नहीं था मोहन को यूज ले जाने देने का। लेकिन अस्पताल के दादाजी को अभी ये एहसास नहीं हुआ था। उन्होंने बस सर हिले और कहा, इस बूढ़े आदमी से मिलने आना। सिमरन ने जवाब दिया, हम। कार तेजी से चली गई, दादाजी की नज़र से गायब हो गई। सिमरन कार में बैठी थी, अपने बगल में बैठे इस व्यक्ति को देखने से बचने की पूरी कोशिश कर रही थी। उसकी नज़र बाहर खिड़की से बाहर हलचल भरी सड़क पर थी। मोहन, हालांकि यूस हाई देख रहा था, उसके अंजन चेहरे से अनुकूल होने की कोशिश कर रहा था। वो लगातार खुद को विश्वास दिलाने की कोशिश कर रहा था कि ये नया चेहरा और भी कोमल और भी खूबसूरत है, जबकि उसके पुराने चेहरे की याद उसकी हेडों में गहरी हो गई थी, उसके दिमाग को भर रही थी। ये बिल्कुल वैसा है जैसे एक औरत नया हेयर स्टाइल बनाती है, तुम्हें अनुकूल होना पड़ता है, तुम्हें उसकी तारीफ करनी पड़ती है। मेरी परी चाहे जैसे भी हो खूबसूरत है। बस, ये कैश्मीर कोट। इसने इसे कल पहना था और उससे एक दिन पहले भी। क्या इसके पास दूसरे कपड़े नहीं हैं? मोहन ने उसके लिए कुछ कपड़े खरीदने का इरादा किया। मेरी परी को मेरी बहन की तरह होना चाहिए, साल के 365 दिनों के लिए एक अलग आउटफिट। वो एक हाई चीज को दूसरी या तीसरी बार कैसे पहन सकती है? ये टू बस उसके लिए बहुत गलत है। मेरी औरत को संजोया जाना चाहिए और खूबसूरती से जीना चाहिए। मोहन ने एक पल के लिए सोचा, फिर 3 शब्द उसके होठों से निकले, मॉल चलो। चैप्टर 82 मोहन अपने बेयर में अफवाह फैलाना चाहता है। ड्राइवर ने कार को शहर के सबसे बड़े, सबसे हलचल भरे और सबसे आलीशान शॉपिंग मॉल तक पहुंचाया, कार को अंडरग्राउंड पार्किंग लॉट में पार्क कर दिया। जब वो उतरे, वो सीधे एलिवेटर से तीसरी मंजिल तक गए। तीसरी मंजिल पर दुनिया के सबसे मशहूर, सबसे आलीशान विमेंस क्लोथिंग ब्रांड्स थे। यहाँ कपड़े आमतौर पर बहुत महंगे और शानदार थे, और जो लोग यहाँ शॉपिंग करते थे उन्हें आमतौर पर बहुत पैसे खर्च करने पड़ते थे। मोहन ये सब बहुत अच्छी तरह जानता था, क्योंकि वो अक्सर यूज यहाँ कपड़े खरीदने के लिए लाता था। इसके अलावा अगर उसकी बहन यूज लूटना चाहती थी तो वो उसके साथ कपड़े खरीदने के लिए यूज एक चलती फर्टी एटीएम की तरह इस्तेमाल करती थी। जब वो एक विमेंस क्लोथिंग बुटीक में दाखिल हुए, मोहन ने एक कोट उठाया जो उसकी आंखों को पसंद आया। सिमरन हैरान दिखी। उसने सोचा था कि मोहन मॉल में अपने लिए कपड़े खरीदने आया है। क्या वो उसके लिए खरीदने आया है? सिमरन ने सर हिले और इसे नहीं पहना। मोहन जी, आपकी दया के लिए शुक्रिया, लेकिन मुझे आपके लिए कपड़े खरीदने की जरूरत नहीं है। सिमरन, तुम ज्यादा सोच रही हो, मोहन ने शैतानी मुस्कुराहट के साथ कहा। उसने यूज सिमरन कहा, उसकी आवाज इतनी मधुर थी कि ये हवा में महसूस हो रही थी। मोहन को उसका नया नाम, सिमरन, बहुत पसंद आया और वो इसे कहना पसंद करता था। मोहन ने कोट उसके हाथों में रख दिया। तुम्हारी फिगर मेरी बहन की तरह है।
मैं इसे उसके लिए खरीदना चाहता हूँ, मुझे बस तुम्हारी मदद चाहिए इसे पहन के लिए। जैसे हाय उसने ये कहा, उसने यूज गहराई से देखा। सिमरन उसकी गहरी नज़र में छेड़खानी देख सकती थी, जिससे वो थोड़ा शर्मिंदा महसूस कर रही थी। उसने अपने कैश्मीर कोट को उतारा और वो पहन लिया जो मोहन ने चुना था, एक फिटिंग मॉडल की तरह काम किया और शर्मिंदा ना होने का ढोंग किया। मोहन ने इसे 2 बार देखा असंतुष्ट होकर और सेल्स असिस्टेंट से पूछो क्या और भी रंग हैं। उद्धरण चिन्ह। सेल्स असिस्टेंट मोहन को पहचान कर उत्सुक और घबरे हुई थी, उसकी आवाज़ थोड़ी कांप रही थी। मोहन जी, हमारे पास ओटमील और बेज भी है। उन्हें उसके लिए लाव, उसने निर्देश दिया। सेल्स असिस्टेंट कपड़े लेने दौड़कर गई। जब वो कपड़े लाए गए, सिमरन ने दोनों रंग पहने। मोहन ने अपनी थोड़ी को अपने हाथ पर टिका दिया, अपने जब्बे को रगड़ते हुए और बाँटो कर चुन रहा था, दूसरे पुरुषों की तरह नहीं जो अक्सर ऑरेटन के साथ शॉपिंग करते वक्त दिखावे का राविया दिखत हैं। वो इस प्रक्रिया का आनंद ले रहा था, सच्चाई से टिप्पणी करते हुए, ओटमील रंग तुम पर ज्यादा जंच रहा है। फर। मोहन ने 1 दर्जन से भी ज्यादा कैश्मीर कोट्स चुने, हर एक की कीमत लगभग 30 या 40 हज़ार थी। सिमरन ने हर एक को पहना। यह अक्सर कहा जाता है कि पुरुषों को ऑरेटन के साथ कपड़े खरीदने में सबसे कम धैर्य होता है, फिर भी मोहन, जो लगातार बिजी रहता था, सिमरन से भी ज्यादा ब्राउजिंग में रुचि ले रहा था। उसने सिमरन को हर पीस पहन के लिए कहा जो उसकी नज़र में आया। बाद में, वो ग्राहकों के लिए प्रदान किए गए सोफा पर बैठ जाता, अपनी आकर्षक लंबी टैंच क्रॉस करके, आराम से अपनी परी को कपड़े बदलते हुए देखता। उसकी परी की एक अच्छी फिगर और प्यारे नक्श थे। जो भी कपड़े वो चुनता था, वो उस पर हमेशा चमकदार और शानदार लगते थे। सिमरन, कपड़े पीन पीन कर थक चुकी थी, धीरे से बोली, आप अपनी बहन के लिए कितने कपड़े खरीदने की योजना बना रहे हैं? उद्धरण चिन्ह। मोहन ने एक हल्का, आकर्षक हंसी दी। कम से कम 80 या 100 पीस। मैं यूज एक हाई कपड़ा 2 बार पहन हुए देखना पसंद नहीं करता, ये ऐसा लगेगा कि मैं उसकी काफी इज्जत नहीं करता। सिमरन, ये याद रखना, एक आदमी जो एक औरत के लिए कपड़े खरीदने में हिचकिचाता है, वो शादी के लायक ना हाय है, उसमें इन पैसे और छाव दोनों की कमी है। 80 या 100 पीस, क्या वो उतने सारे कपड़े पीन पीन कर थक नहीं जाएगी? सिमरन ने धीरे से कहा, आपकी बहन होना कितना बढ़िया होगा। मेरी औरत होना और भी बढ़िया है। तुम इस पर विचार कर सकती हो, मोहन ने सच्चाई से समझाया। कितनी बुरी बात है कि तुम पहले से हाय किसी और के हो। मैं नन्ही की माँ की जगह नहीं लेना चाहती, सिमरन ने खुद से सोचा। सिमरन ने कोई जवाब नहीं दिया और एक फिटिंग मॉडल की तरह काम करना जारी रखा। जब उन्होंने एक स्टोर से कम पूरा कर लिया, वो अगले स्टोर पर चले गए। सिमरन लगभग यूज एक निकनेम देना चाहती थी, शॉपिंग किंग। ये पता चला कि जब पुरुष सच में शॉपिंग स्प्री पर लग जाते हैं, तो ऑरेटाइन उनका मुकाबला नहीं कर सकती हैं। चैप्टर 83, मोहन अपने बेय में अफवाह फैलाना चाहता है टू। यहाँ तक कि सबसे उत्सुक महिला खरीदार भी लक्जरी ब्रांड्स पर खर्च करने से पहले अपने बैंक कार्ड के बैलेंस को देखती हैं। ऐसे ब्रांड्स से कुछ हाई चीज खरीदना बहुत महंगा हो सकता है। मोहन को, हालांकि, ऐसी कोई चिंता नहीं थी। उसके लिए, ये छोटी सी रकम उसके डैंटॉन के बीच के गैप्स को भरने के लिए मुश्किल से काफ़ी थी, उसने लगभग पूरा मॉल खरीदने की इच्छा की। एंट में, उसके कदम एक पेरेंट चाइल्ड आउटफिट्स बेचने वाली दुकान के सामने रुक गए, उसकी नज़र डिस्प्ले विंडो पर आर थी जहां 3 लोगों का एक परिवार, मैनेकिन्स, खड़े थे। उन्होंने नए साल का जश्न मनाने वाले कपड़े पहने थे। क्रिसमस आने वाला था और नया साल बस आधे महीने बाद था, नन्ही के किंडरगार्टन में एक पेरेंट चाइल्ड इवेंट ज़रूर होगा। मैचिंग आउटफिट्स के बिना, वो एक 3 लोगों के परिवार की तरह कैसे दिखेंगे? मोहन एक बड़े कदम के साथ अंदर दाखिल हुआ। इस बार, उसने सिमरन को कुछ भी ट्राई करने के लिए नहीं कहा, उसने बस उनके साइजेस दिए और सेल्स एसोसिएट को मैनेकिन्स ने जो कपड़े पहने दी उन्हें पैक करने का निर्देश दिया। आदमी का, औरत का और बच्चे का आउटफिट एक भी नहीं छूटना चाहिए। फिर उसने दुकान में आगे भी देखा और कई दूसरे पेरेंट चाइल्ड आउटफिट्स के सेट्स चुने। सिमरन एक तरफ खड़ी थी, मोहन की शॉपिंग स्प्री देख रही थी। ये आदमी ऑरेटन के आउटफिट्स भी क्यों खरीद रहा है? उसने सोचा। वो बेवकूफ़ या धीमी नहीं थी, एक संदेह ने उसकी आईब्राव को थोड़ा झुकाया। क्या ऑरेटन के आउटफिट्स मेरे लिए हैं? जब मोहन ने बिल पे किया, उसने देखा कि सिमरन थोड़ी बेचैन होकर एक तरफ खड़ी थी। मुस्कुराते हुए, उसने कहा, क्या तुम्हें ये पेरेंट चाइल्ड आउटफिट्स अच्छे लगे? सिमरन ने जवाब नहीं दिया। फिर मोहन ने कहा, क्रिसमस आ रहा है और नन्ही के किंडरगार्टन में एक पेरेंट चाइल्ड इवेंट होगा। पेरेंट्स से हिस्सा लेने की उम्मीद है। दूसरे परिवारों में, दोनों माँ बाप अपने बच्चे के साथ होते हैं, लेकिन नन्ही, उसके साथ बस उसके पिता और उसकी मासी होगी। ओह, सिमरन ने ऊपर देखा। तो, औरत का आउटफिट मेरे लिए नहीं है। सिमरन के कान अचानक गर्म हो गए। वो बहुत शर्मिंदा महसूस कर रही थी। उसने खुद को अपने झूठे ख्यालों के लिए और इतनी धोखेबाज होने के लिए डांटा। तुरंत, वो मोहन की नज़र से नज़र नहीं मिला सकी, डर कर कि वो उसकी आंखों में दोष देख लेगा और उसके गलत विचारण पर मजाक उड़ आएगा। चलो, वापस चलते हैं, मोहन अंदर हंसा, उसका मूड बहुत अच्छा था। जब मोहन ने बिल का भुगतान कर दिया, उसके साथ चलने वाले उसके लिए कपड़े ले गए। उसके हाथ खाली द जैसे उसने कुछ खरीदा हाई ना हो, हालांकि किसी को नहीं पता था कि वो कितना अतिरिक्त खर्च कर चुकी थी। हाँ, सिमरन ने थोड़ा सा फ्राउन किया। मैं बाथरूम जा रही हूँ।
जब सिमरन चली गई, उसके साथ चलने वाले एक व्यक्ति ने मोहन के पास पहुंचकर एक DSLR कैमरा का मेमोरी कार्ड पकड़ा। उसने झुककर रिपोर्ट किया, सरकार, दो रिपोर्टर्स मॉल में आपकी और मिस सिमरन की गुप्त रूप से तस्वीरें ले रहे थे। मैंने पहले हाई मामले को संभाल लिया है। मोहन का अच्छा मूड लगभग अनुभूत रूप से ठंडा हो गया। उसके खूबसूरत चेहरे से नम्रता का अभाव गायब हो गया। क्या मैंने कहा था कि इससे संभालो? हेडगार्ड अभी भी मोहन की बात नहीं समझ पा रहा था। रिपोर्ट किया, सरकार, वो बस टैब्लॉइड रिपोर्टर्स हैं। अगर हम इससे नहीं निपटें तो हर जगह अफवाहें फैल जाएंगी। हालांकि मोहन कोई एंटरटेनमेंट सेलिब्रिटी नहीं था, वो एक टॉप टियर राजनेता था, पब्लिक इन्फ्लुएंस का राजा था। उससे जुड़ी हल्की सी भी एक्टिविटी यूज टॉप ट्रेंडिंग लिस्ट्स पर ले सकती थी। उसकी पब्लिक स्टैंडिंग अनोखी थी। मोहन ने उस पर एक ठंडी नजर डाली। क्या मैं ऐसा लगता हूं कि मुझे अफवाहन की परवाह है? हेडगार्ड चुप हो गया। क्या उन्हें परवाह नहीं है? क्या वो ऊंचे शिखर पर फूल नहीं वो व्यक्ति जो आमतौर पर किसी भी छोटी सी अफवाह को पूरी तरह से दबाने पर जोर देते थे। उन्होंने कभी भी किसी भी अफवाह को अपने नाम को बिगड़ने की इजाजत नहीं दी, जैसे एक सड़क पुरुषों के आचार संहिता का कठोरता से पालन करता है। मोहन की नजर उस मेमोरी कार्ड पर चली गई जो हेडगार्ड के हाथ में था। उसने एक पुराने राजनेता की तरह ढोंग का राविया अपनाया। मेमोरी कार्ड उन्हें वापस कर दूं। ये अटलांटिस नहीं है, ये भारत है। यहाँ मैं बस एक आम नागरिक हूँ। विशेष व्यवहार की तलाश ना करो और बिल्कुल भी दूसरों पर दबाव डालने के लिए अपनी सत्ता का दुरुपयोग ना करो। चैप्टर 84 मोहन अपने बेय में अफवाह फैलाना चाहता है 3। मोहन के पास दोहरी नागरिकता थी। वो भारत में एक आम नागरिक था, लेकिन अटलांटिस में वो युवराज था, जिसके पास एक व्यक्ति के बाद सबसे ज्यादा सत्ता थी। ये बयान बिल्कुल सही नहीं हो सकता था। हेडगार्ड ने सोचा, सरकार की बातें इतनी धोखा क्यों लगती हैं? हेडगार्ड ने इसे जोर से बोलने की हिम्मत नहीं की और निर्देश के अनुसार मेमोरी कार्ड वापस करने चला गया। पपरात्सो, जिसका मेमोरी कार्ड जब्त कर लिया गया था, उसने मोहन के गार्ड को दोबारा उसके पास आते देखा और डर से भाग खा डा हुआ। हे, वहीं रुको, एक गार्ड ने चिल्लाया। जैसे कि पपरात्सो सच में रुकेगा, उसने लगभग पंख निकलकर उड़ने की इच्छा की। पैपरात्सी में कई हुनर की कमी हो सकती है, लेकिन उनकी भागने की क्षमता किसी से कम नहीं थी, प्रोफेशनल स्प्रिंटर्स का मुकाबला करते हुए। यहां तक कि हेड गार्ड फिरोज को भी उसके खिलाफ दौड़ में हार माननी पड़ेगी। इतनी तेजी से भाग रहे हो, क्या तुम्हें दोबारा जन्म लेने की जल्दी है? फिरोज ने धीरे से कहा। हेड गार्ड ने कई साथ वाले गार्ड्स को पीछा करने का निर्देश दिया। उन्होंने यूज मॉल से सिरकॉन तक पीछा किया, 3 पूरी गलियों तक उसका पीछा किया, जब तक कि एंड में उन्होंने पपरात्सो को घेर नहीं लिया, जो एक डरे हुए पंछी की तरह हिल रहा था। मोहन के गार्ड्स को पास आते देख, जो यूज पकड़ने के लिए निश्चित पपरात्सो के घुटने मट गए। DHUD, वो जमीन पर गिर गया। साहेबो, कृपया मुझे छोड़ दो। उसने भीख मांगी। मैं बस एक मामूली पपरात्सो हूँ जो अपनी रोजी रोटी कमाने की कोशिश कर रहा हूँ। आपने पहले हाई मेमोरी कार्ड ले लिया है। मैं कसम खाता हूँ कि मेरे पास और तस्वीरें नहीं हैं, और मैं वादा करता हूँ कि मैं अब कभी मोहन जी की तस्वीर नहीं लूंगा। ये तुम्हारे लिए है। फिरोज ने आगे बढ़कर मेमोरी कार्ड पपरात्सो को वापस दे दिया। पपरात्सो पूरी तरह से हैरान था, यूज लेने की हिम्मत नहीं कर रहा था। फिरोज एक काले ओवरकोट में एक प्रभावशाली आभा थी, जो मूवीज के माफिया बॉस की याद दिलाती थी। इस शक्तिशाली, भयानक उपस्थिति से घिरे हुए पपरात्सो और भी ज्यादा डर गया। बॉस, उसने भीख मांगी, कृपया कम से कम मुझे ये जानकर मरने दो कि क्यों। हम तुम्हारे लिए मुश्किलें पैदा करने नहीं आए हैं, फिरोज ने कहा। हमारे सरकार कहते हैं कि तुम तस्वीरें अपनी मर्जी से लीक कर सकते हो। आराम से करो। पपरात्सो हैरान रह गया। अपनी मर्जी से लीक करूं? मेरी हिम्मत! क्या वो सोच है कि मुझे मरने की इच्छा है? मेरे बुजुर्ग माँ बाप और एक छोटा बच्चा है, और मेरी पत्नी दूसरे बच्चे के साथ 7 महीने से प्रेग्नेंट है। मैं लापरवाह नहीं हो सकता। फिरोज ने उसकी परवाह नहीं की। मेमोरी कार्ड वापस करने के बाद उसने इशारा किया, और वो गार्ड्स जो उसके साथ आए थे सब उसके साथ चले गए, पपरात्सो को हवा में हिलते हुए छोड़कर। दूसरी जगह, सिमरन काफी समय से महिलाओं के बाथरूम में थी। ये इसलिए था क्योंकि सोहन ने यूज कॉल किया था। फोन पर सोहन की आवाज चिंतित और टैनब भरी थी। सिमरन, उसने कहा, तुम मोहन का इलाज कर रही हो, है ना? क्या तुम्हारा उस पर कोई प्रभाव है? क्या तुम उससे बात कर सकती हो? आज सोहन ग्रुप का स्टॉक गिर गया। विदेश मंत्रालय भी तुम्हारी मासी को चोरी करने के लिए कठोरता से पेश आने की योजना बना रहा है। अगर मोहन पीछे नहीं हटा तो हमारे परिवार को इस तूफान का सामना करना बहुत मुश्किल होगा। यहाँ तक कि सोहन ग्रुप, जिसे तुम्हारे दादाजी ने दिल और जान लगाकर बनाया था, वो भी गिर सकता है। ये उनकी जिंदगी का काम है जिसकी हम बात कर रहे हैं। उद्धरण चिन्ह, सोहन सहानुभूति का कार्ड खेल रहा था। वो अपनी इस बेटी को अच्छी तरह नहीं जानता था, इसलिए वो सिर्फ सोहन ग्रुप का एंगल इस्तेमाल कर सकता था। इसके अलावा उसने कहा, तुम्हारा भी सोहन ग्रुप में हिस्सा है। उद्धरण चिन्ह, सिमरन की आंखों में थोड़ा सा गीन चमक गई, लेकिन उसकी आवाज एक आज्ञाकारी बेटी की थी। पापा, उसने कहा, मैं गस में हूं कि मासी ने मुझे इस बार फंसे। लेकिन सोहन ग्रुप को उसके कार्रवाई के कारण नुकसान नहीं उठाना चाहिए। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी, लेकिन मुझे नहीं पता कि मेरा मोहन पर कितना असर है।
सोहन ने सांस ली। शायद उसका ज्यादा असर नहीं है, उसने सोचा। लेकिन मैं अपनी आखिरी उम्मीद पर हूँ। मैं छोटे से छोटा मौका भी नहीं छोड़ सकता। सिमरन ने फिर दुर्भावना से कहा, पापा कृपया चिंता ना करें। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी। अगर मोहन इस बार पीछे नहीं हटा तो मैं बस उसकी बीमारी का इलाज करना बैन कर दूंगी। उसकी आवाज घमंडी थी, जो अपनी खुद की महत्वा को पूरी तरह से ज्यादा अनुमान लगा रही थी। बाकवर्स, सोहन ने जोर से कहा, उसकी आवाज गस से भरी थी। तुम अपने आप को क्या समझती हो? तुम मोहन को धमकी दोगी? बस इसे भूल जाओ, एक शब्द भी मत कहो, या तुम मामले को और भी खराब कर दोगी। तुम्हारा सबसे महत्वपूर्ण काम अभी मोहन की बीमारी का सही तरह से इलाज करना है, और किसी चीज में मत पड़ना। लेकिन सोहन ग्रुप, वो दादाजी और आपकी जिंदगी का काम है। सिमरन ने अपने होठों को कट लिया, उसकी आवाज में अपने परिवार की मदद करने की स्पष्ट इच्छा थी। चैप्टर 85, मोहन अपने बेयर में अफवाह फैलाना चाहता है। 4। सोहन कोई भी खतरा नहीं लेना चाहता था। ये गॉड ली हुई बेटी सोहन परिवार की मुक्ति के लिए आखिरी उम्मीद थी। अगर उसने भी मोहन को नाराज कर दिया तो सोहन परिवार सच में खत्म हो जाएगा। सोहन अपनी बेटी में संयम की कमी से डरकर बाबा चेतावनी देता रहा, ये मामला तुम्हारी मासी ने खुद किया है। अगर सच में ऐसा होता है तो मैं यूज बिल्कुल नहीं रख सकता। भाई बहन का प्यार पैसा और दौलत के सामने कागज की तरह पतला था। सिमरन ने हंसकर कहा, शोभा के लिए दुख महसूस करते हुए। पापा, क्या आप श्योर हैं कि मुझे इसमें नहीं आना चाहिए? मैं मोहन का इलाज कर रही हूँ और अब वो मुझे बहुत सम्मान देता है। मैंने कहा जरूरत नहीं है। सोहन ने फोन काट दिया। कॉल कटने पर सिमरन ने जोर से हंस दिया। लगता है उसके प्यारे पिता सच में हर चीज से ज्यादा पैसे और दौलत को महत्व देते हैं। शोभा इस बार मुश्किल में है। जितनी भी चीज वो कर सकती थी, उसने नन्ही की माँ का ब्रेसलेट चुरा लिया और फॉर यूज फनसेन की कोशिश की। वो सच में अपने बनाए हुए जाल में फंस गई है। 1 महीने के अंदर शोभा को नीचे गिराने का उसका छोटा सा लक्ष्य अब उसके टारगेट का ज्यादा अनुमान लग रहा था। हालांकि कल रात उसने मेहमानों को ये कहते हुए सुना था कि उसकी माँ सिमरन नन्ही की माँ को जानती थी। बाथरूम से बाहर आने के बाद सिमरन मोहन के साथ अंडरग्राउंड पार्किंग लॉट में एलिवेटर से गई। कार में उसने ऐप खिड़की से बाहर नहीं देखा, बल्कि जानबूझकर एक टॉपिक उठाया। मोहन जी, क्या मेरी माँ सुमति आपकी पत्नी मिस दिया को पहले से जानती थी? क्या वो कैरिबी दोस्त थे? जायदा कैरिबी नहीं। हालांकि मोहन ने अपनी थोड़ी को अपने हाथ पर टिका दिया। यूस याद था कि सुमति ने उससे संपर्क किया था जब उसकी पत्नी 2 महीने पहले चली गई थी। इस दौरान उसकी पत्नी ने एक नया दोस्त बनाया था और अक्सर सुमति के साथ आफ्टरनून टी के लिए बाहर जाती थी। एसएस अध्याय 86, अधिराज का स्कैंडल, पूरे इंटरनेट पर हंगामा। ये तो युवराज के कंगन हैं। महाराज ने इसे मिस सिया की कलाई पर पहनाया है। उन्होंने तो उस छोटे रिपोर्टर से मेमोरी कार्ड तक वापस करवा दिया। आज सुबह महाराज ने गुप्ता परिवार के घर के बाहर मिस सिया का इतनी शांति से इंतजार किया और तो और 2 जरूरी फोन कॉल्स तक काट दिए। क्या ऐसा हो सकता है? राघव के मन में खलबली मची हुई थी। क्या महाराज को मिस सिया पसंद आ गई हैं? क्या उन्हें याद भी है कि उनकी सबसे प्रिय तो युवराज हैं? क्या वे सिर्फ 5 साल में ही इतने बेसब्र हो गए? कितना घटिया आदमी! राघव मन ही मन अपमान महसूस कर रहा था और उसे युवराज के लिए गुस्सा भी आ रहा था। उन्होंने महाराज और युवराज को हमेशा एक साथ देखा था। राघव खासकर युवराज का बहुत सम्मान करता था। अब महाराज युवराज के कंगन किसी और औरत को दे रहे थे। युवराज के प्रति राघव की वफादारी को ये बात गवारा नहीं हुई। सिया इस अप्रत्याशित हरकत से हैरान थी। उसने तुरंत अपना हाथ पीछे खींच लिया। मैं इसे नहीं ले सकती। उसने कंगन उतारकर अधिराज को वापस दिया। अधिराज ने गाड़ी की खिड़की नीचे की और सिया ने जो कंगन अभी अभी वापस किया था उसे बाहर फेंक दिया। हे, सिया ने आगे की ओर झुकते हुए उसे बचाने की कोशिश की। दुर्भाग्य से अधिराज बहुत तेज और निर्णायक था। सिया उसके ऊपर ही गिर गई। हाथ आगे की ओर फैला हुआ था, लेकिन वह फिर भी उस कंगन को नहीं बचा पाई जो इतनी बेरहमी से फेंका गया था। सिया ने हैरान होकर कहा, आप ये क्या कर रहे हैं? ये उस औरत का नहीं है जिससे आप प्यार करते हैं। उसे इसकी परवाह नहीं। राघव ने तुरंत ड्राइवर को गाड़ी रोकने को कहा। अधिराज को शायद उस कंगन की परवाह न हो, लेकिन दूसरे लोग उसकी बहुत कदर करते थे। सिया भी अधिराज से दूर होकर गाड़ी से बाहर जाकर कंगन उठाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अधिराज ने उसे वापस खींच लिया। उसकी आवाज उसके दाहिने कान के पास थी। अभी भी कह रही हो कि तुम्हें यह नहीं चाहिए? औरतें हमेशा वही कहती हैं जो उनके मन में नहीं होता। देखो, ये यही है। जैसे कोई जादू दिखा रहा हो। अधिराज ने अपनी हथेली खोली। उसमें एक नाजुक कंगन रखा था, जिसके छोटे गुलाबी हीरे चमक रहे थे। राघव, जो अभी अभी गाड़ी का दरवाजा खोलने ही वाला था, वहीं जम गया। सिया ने अधिराज को घूर कर देखा। यह आदमी मुझे चिढ़ा रहा है, और फिर भी मैं इतनी परेशान हूँ। ये सबसे दुखद बात है। मैं इस कंगन की वजह से परेशान नहीं हूँ, सिया ने कहा। ये छोटू की माँ का था। अगर आप इसे ऐसे ही फेंक देंगे तो मुझे डर है कि छोटू का दिल टूट जाएगा। अधिराज ने हालांकि उसकी बात नहीं सुनी। उसके लिए जो कुछ भी वह मानता था वही सच था। सिया, जब एक औरत ना कहती है तो उसका मतलब हाँ होता है। मैं समझता हूँ। अधिराज ने एक बार फिर से कंगन उसकी कलाई पर बांध दिया।
सिया की कलाई पतली और गोरी थी, उसकी हड्डी बहुत नाजुक और अलग दिख रही थी। यह उस तरह की कलाई थी जिसे एक हल्की सी पकड़ भी सबसे कठोर पुरुषों के दिलों को भी कोमल और प्यार में पिघला सकती थी। उस चमाते हीरे के कंगन के साथ ये बस एकदम परफेक्ट लग रहा था। सिया उसे उतारना चाहती थी, लेकिन तभी उसने अपने कान के पास उसकी धमकी भरी आवाज सुनी, अगर तुम्हें यह नहीं चाहिए तो मैं इसे सचमुच सड़क पर फेंक दूंगा। आप सच में? सिया ने कहा, इतना खूबसूरत गुलाबी हीरे का कंगन, और यह उस औरत का था जिससे आप प्यार करते हैं। आप इसे ऐसे कैसे फेंक सकते हैं? इसे छोटू के लिए रखना कहीं ज्यादा बेहतर होगा। इससे उसे अपनी माँ की यादों को संजोने के लिए कुछ मिल जाएगा। मैं तो खासकर चाहती हूँ कि मेरी माँ ने मेरे लिए कुछ छोड़ा हो। लेकिन दुख की बात है, मेरे पास कुछ नहीं है। सिया ने इस बार गुलाबी हीरे का कंगन उतारने की कोशिश नहीं की। ये छोटू की माँ का था। मैं इसे भविष्य में छोटू को दे दूंगी। अधिराज ने उसकी आंखों में अपनी माँ के लिए जो चाहत देखी, वह उसे महसूस हुई। हालांकि वह विश्वास नहीं करता था कि सुमन उसकी असली माँ थी, लेकिन उसने फैसला किया कि अगर वह सुमन की कोई चीज चाहती है तो वह उसे ढूंढ कर देगा। सिया ने उसे धकेल दिया, ठीक से बैठ गई और धीमी आवाज में बोली, अधिराज, समझदारी से काम लें। मेरे दिल में पहले ही कोई और है। कौन? अधिराज की आंखें तुरंत काली हो गईं। यह मेरी निजी बात है, आपको बताना सही नहीं होगा, सिया ने कहा। मेरी माँ के अलावा वह इस दुनिया में मेरा एकमात्र परिवार है, वह साथी जिसके साथ मैं अपनी बाकी की जिंदगी बिताना चाहती हूँ। उसने अपनी बातों पर खास जोर दिया, उसके अलावा मेरे दिल में किसी और के लिए कोई जगह नहीं है। अध्याय 87, अधिराज का स्कैंडल, पूरे इंटरनेट पर हंगामा। दो इस दुनिया में अपनी माँ के अलावा सिर्फ उसके दिल के अंदर के दानव राजा ने ही बचपन से उसका साथ दिया था। हालांकि वह बहुत परेशान करने वाला था, जब भी कोई उसे प्यार दिखाता था तो उसके दिमाग में हमेशा जलन पैदा करता था, लेकिन उसे उससे थोड़ी सी भी नफरत नहीं थी। वह जानती थी कि दानव राजा उसकी परवाह करता है और उसे डर था कि कोई उसे छीन लेगा। उसके इतने कम रिश्तेदार थे कि उसका कब्जा रखने वाला स्वभाव अजीब तरह से उसे सुरक्षा का एहसास देता था। वह इस पृथ्वी पर सिर्फ अपनी माँ का बदला लेने नहीं, बल्कि दानव राजा को ढूंढने भी आई थी। उसे एक मजबूत एहसास था कि दानव राजा पृथ्वी पर कहीं है, उसका इंतजार कर रहा है। हालांकि अधिराज हाल ही में उसके इतने करीब आ गया था, फिर भी दानव राजा ने दखल नहीं दिया था। इसका क्या मतलब था? क्या वह अधिराज से डर गया था? जब कार कुमार परिवार के घर पहुंची तो वह तुरंत बाहर निकली, अधिराज से ऐसे बच रही थी जैसे वह कोई बीमारी हो। ये दूरी, जो किसी को भी हजारों मील दूर रख सकती थी, अधिराज की आंखों में चुभ गई। एक ठिठुरन ने अधिराज के दिल को छू लिया। फिर भी, चाहे उसकी बच्ची उससे कितना भी पीछे हटे, उसके पास उससे मिलने का एक बहाना था। वह बीमार था और सिर्फ वही उसे ठीक कर सकती थी। लेकिन वह कौवा आदमी कौन था जिसका उसने जिक्र किया था? अधिराज का दिल अचानक भारी हो गया। ठीक है, अधिराज ने खुद को तसल्ली दी। अगर सचमुच किसी ने एक औरत के लिए उससे मुकाबला करने की हिम्मत की तो वह उसे मार डालेगा। अधिराज मानसिक रूप से मजबूत था, वह सिया की बातों से घायल नहीं हुआ। दोपहर के खाने के बाद उसने यश से उस छोटी बिल्डिंग तक उसका साथ देने को कहा जहां सिया रुकी हुई थी। उसे डर था कि अगर वह अकेला गया तो उसकी बच्ची उससे मिलना नहीं चाहेगी। छोटी बिल्डिंग के बगीचे में बना सनलाइट रूम गुप्ता परिवार की छत पर बने कमरे से बिल्कुल अलग था। ये बगीचा फूलों की खुशबू से भरा था और धूप फॉक्स फर के मैट पर गिर रही थी, जो एक गर्म सर्दियों वाली चमक बिखेर रही थी। अधिराज घास के मैदान में धूप सेंकते हुए शेर की तरह आलस्य से मैट पर टिका हुआ था। उसकी लंबी टांगें आराम से क्रॉस की हुई थीं, जो एक लापरवाह लेकिन शानदार अंदाज दिखा रही थी, क्योंकि वह यश के सिया को बुलाने का इंतजार कर रहा था। जल्द ही यश वापस अंदर आया। भैया, वो यहाँ है। यश के पीछे सिया अपने मेडिकल किट को एक कंधे पर लादे हुए थी। यह एक बहुत ही पारंपरिक दिखने वाला किट था, जैसा कि भारतीय दवाई देने वाले अक्सर इस्तेमाल करते हैं। अंदर आने पर सिया ने पुराने जमाने के स्टाइल वाले मेडिकल किट को नीचे कॉफी टेबल पर रखा। उसने उसे खोला और सिल्वर नीडल्स, डिसइंफेक्टेंट अल्कोहल और कुछ छोटे जार और बोतलें निकालीं। इनमें औषधीय एसेंशियल ऑयल्स थे, जो सिल्वर नीडल्स के साथ मिलकर खासकर असरदार होते थे। यश पास की बेंच की कुर्सी पर पैर क्रॉस करके बैठा हुआ था और सिया को तरीके से अपनी तैयारियां करते हुए देख रहा था। अधिराज भी उसे देख रहा था, उसकी नज़र उसकी पतली कलाई पर पड़ रही थी। उसकी गहरी आंखें थोड़ी सनकरी हो गईं। उसकी कलाई पर वह कंगन कहाँ था जो उसने पहना था? क्या उसने उसे इतनी जल्दी उतार दिया था? अब बिल्कुल भी प्यारी नहीं लग रही। अधिराज की साफ, जादुई आवाज में उदासी थी। अधिराज की अचानक आई हुई बात सुनकर यश हैरान था। भैया, क्या प्यारा नहीं लग रहा? उद्धरण चिन्ह। अधिराज ने यश को अनदेखा कर दिया। उसने अपनी शर्ट के बटनों को एक एक करके तरीके से खोला। उसकी छाती की अच्छी खासी मांसपेशियां धीरे धीरे गर्म धूप में दिखाई दे रही थीं। सिल्वर नीडल्स को डिसइंफेक्ट करने के बाद सिया ने ऊपर देखा और उसका सामना एक चौड़ी, गोरी और मजबूत छाती की मांसपेशियों से हुआ। धूप अधिराज की छाती की गोरी, मुलायम त्वचा पर पड़ रही थी और यह चमक रही थी, जिससे सिया की आंखों में एक चमकदार चमक आ गई। सिया को अपना सिर घूमता हुआ महसूस हुआ। क्या मुझे लेट जाना चाहिए? अधिराज ने पूछा, उसकी मजेदार गहरी आंखें सिया की हैरानी को देख रही थीं। सिया ने अपना गला साफ किया, अपनी नजर हटाई और हाँ में सिर हिलाया।
लेटने से सुई लगाने में आसानी होगी। एक और शब्द कहे बिना अधिराज लेट गया। उसने अपनी उंगलियों को आपस में फंसाया और उन्हें एक तकिए की तरह अपने सिर के पीछे रख लिया। उसकी हद से ज्यादा लंबी टांगें, जो एक साधु जैसा अंदाज दिखा रही थीं, लेकिन पूरी तरह से सीधी थीं, लापरवाही से नीची कॉफी टेबल पर फैली हुई थीं। उसकी महंगी पैंट की नुकीली क्रीज उनकी सीधी लाइनों को और भी साफ कर रही थी। ये पूरा नज़ारा दुनियावी लालच का सबसे बड़ा उदाहरण था। फिर भी यश, जो पास में खड़ा था, ने एक पूरी तरह से बेतुकी बात कह दी। भैया, आप अपनी ड्रेस पैंट के नीचे लॉन्ग जॉन सभी पहने हुए हैं। अध्याय 88, अधिराज का स्कैंडल। पूरे इंटरनेट पर हंगामा 3। अधिराज की एकदम सही छवि यश की एक बात से पूरी तरह टूट गई, जिससे उसके शानदार अंदाज का कोई निशान नहीं बचा। यश, जो खतरे से अनजान था, ने जारी रखा, भैया, एक आदमी अपनी ड्रेस पैंट के नीचे लॉन्ग जॉन्स कैसे पहन सकता है? ज्यादा जरूरी क्या है, आदमी का सम्मान या गर्म रहना? सबसे अहम बात यह थी कि ठंडी की वजह से ड्रेस पैंट के नीचे लॉन्ग जॉन्स पहनने पर भी उसके भाई की लंबी टांगें अभी भी मर्दाना जादू दिखा रही थीं। उसने ऐसा कैसे किया? जब वह ठंड की वजह से ड्रेस पैंट के नीचे लॉन्ग जॉन्स पहनता था, तो वह हमेशा इतना क्यों थका हुआ लगता था? तुलनाएं गुस्सा दिलाती हैं। कोई भी ईर्ष्या महसूस करने से खुद को रोक नहीं सकता। जलन, नफरत, इसलिए उसे उसे चिढ़ाना ही था। भैया, एक असली आदमी अपनी ड्रेस पैंट के नीचे कभी लॉन्ग जॉन्स नहीं पहनता। उद्धरण चिन्ह। अधिराज सिर्फ एक शब्द कहना चाहता था, दफा हो जाओ। यश दफा नहीं हुआ। उसे डर था कि सिया अकेले अपने भाई की ताकतवर, ठंडी आवाज को संभाल नहीं पाएगी। उसका भाई तो एक पुरुष के गुण का सबसे अच्छा उदाहरण था। वह अपनी भाभी के अलावा किसी भी औरत को अपनी बाहें नहीं दिखाता था। और अब मिस सिया उसके भाई की छाती में सुई लगाने जा रही थी। कितना खतरनाक काम था। क्या होगा अगर उसका भाई इलाज के लिए भी इसे सह नहीं पाया और एक हाथ से मिस सिया का गला घोंट दिया? यश को लगा कि उसे उसका रक्षक बनना होगा, सिया की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए वहां रुकना होगा। सिया ने बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया, सिर्फ सुई लगाने पर ध्यान दिया। सुई लगाते समय उसके हाथ जरा भी नहीं कांपे। वह मांसपेशियों की बनावट के साथ एक्यूपॉइंट्स का पता लगा रही थी और सुइयों को स्थिर रूप से लगा रही थी। यश को उसकी बहुत तारीफ हुई। चून की एक्यूपंक्चर में आधा घंटा लगता था। यश पास में कुछ नहीं करने के लिए बैठा था। उसने अपनी अंगुली पर लगी अंगूठी के फोन को इंस्टिंक्टिवली छूकर अपनी हथेली खोली, ताकि वह होलोग्राफिक वर्चुअल स्क्रीन खोल सके और आज की बेतुकी खबरों को देखने के लिए सोशल मीडिया पर लॉग इन किया। साल का अंत था और साल की सबसे बेतुकी खबर की लिस्ट में जगह पाने के लिए हमेशा बेतुकी खबरों की बाढ़ आती रहती थी। यश मनोरंजन के लिए सोशल मीडिया ब्राउज कर रहा था, लेकिन जब उसने तीसरी ट्रेंडिंग टॉपिक देखी तो उसकी आंखें लगभग बाहर निकल आईं। तीसरा ट्रेंडिंग टॉपिक चिल्ला रहा था, देखा गया, अधिराज एक सुंदरी के साथ खरीदारी कर रहे हैं। क्या बकवास है। उसका भाई एक सुंदरी के साथ खरीदारी कर रहा है। यश को विश्वास नहीं हुआ। उसने ट्रेंडिंग टॉपिक पर क्लिक किया और 9 ग्रिड की एक तस्वीर देखी। साथ में कोई टेक्स्ट नहीं था, सिर्फ तस्वीरें थीं। लेकिन उस पल शब्दों की किसे जरूरत थी? हर एक तस्वीर 3 शब्दों में चिल्ला रही थी, प्यार, प्यार, प्यार। उसका अपना भाई, वह जो हमेशा कठोर, भावहीन चेहरे वाला था, तस्वीरों में शैतानी लेकिन प्यार से मुस्कुरा रहा था। प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह। फोटोग्राफर के पास बेहतरीन कौशल था। उसने उसके भाई की आंखों का क्लोजअप देने के लिए जूम किया। वे आंखें कमाल की थीं। ऐसा था जैसे उसकी आंखों में एक रोशनी थी और उस रोशनी का नाम था, तुम ही मेरी एक और एकमात्र हो। अचेत रूप से यश ने अधिराज को देखा, जो मैट पर लेटा हुआ था। उसने खासकर अपने भाई की नज़र पर ध्यान केंद्रित किया, क्योंकि वह सिया को देख रहा था, उसकी तुलना तस्वीर से की। वह इतना हैरान था कि वह अपने पैरों पर खड़ा हो गया। वह नज़ारा था, तस्वीरों में बिल्कुल वैसा ही था। यश ने अपनी आंखों को जोर से रगड़ा। यह एक भ्रम होना चाहिए। ये तस्वीरें पूरी तरह से गुमराह कर रही हैं। भैया, क्या आप आज सुबह मिस सिया के साथ कपड़े खरीदने के लिए मॉल गए थे? तो अधिराज की नज़र यश के चेहरे पर पड़ी। उसका भाव शांत और ठंडा था, लेकिन उसके नीचे उसका दिल उम्मीद से भरा हुआ था। यश ने तुरंत अपनी होलोग्राफिक हथेली की स्क्रीन अधिराज की ओर बढ़ाई। उसका अंदाज बेचैन था। तो क्या मतलब है? तो आप चुपके से फोटो खिंचवाए गए? आप मिस सिया के साथ कपड़े खरीदने के लिए कैसे जा सकते हैं? आप कभी औरतों के साथ खरीदारी करने नहीं जाते। अब लोग पागल हो रहे हैं, ये सोच रहे हैं कि आपका कोई नया रिश्ता है। सिया, जिसने भी इसे देखा था, थोड़ा माथे पर बल डाला। मैं तो बस मिस्टर अधिराज को कपड़े ट्राई करने में मदद कर रही थी। उन्होंने वे कपड़े अपनी बहन के लिए खरीदे थे। ओह, तो ऐसा है। मुझे पता था कि यह सच नहीं हो सकता। यश आखिरकार अपने दिल की तेज धड़कन को शांत करने में कामयाब रहा। ये कौन सा रिपोर्टर था? क्या उन्हें अपनी जिंदगी की परवाह नहीं थी? विस्मयादिबोधक चिन्ह, उसके भाई के साथ कुछ तस्वीरें खींचने और उसे ऐसे चिढ़ाने की हिम्मत करना, क्या वे उसके भयंकर गुस्से से डरते नहीं थे? अध्याय 89, अधिराज का स्कैंडल। पूरे इंटरनेट पर हंगामा 4। यश ने तुरंत अपना सिर झुकाया, ट्रेंडिंग खबर को फॉरवर्ड किया और टिप्पणी की, बकवास करना बंद करो। मेरा भाई मेरी बहन के लिए कपड़े खरीद रहा था। सिया का शरीर मेरी बहन जैसा है, इसलिए उसे बस एक बेचारी मॉडल बनने का काम मिला। आप सभी जानते हैं कि मेरा भाई मेरी बहन से कितना प्यार करता है। इस पोस्ट के जाने के बाद कमेंट सेक्शन आखिरकार थोड़ा शांत हो गया।
ऑनलाइन यूजर ए, मुझे पता था कि ये सब मार्केटर ही लिख रहे हैं। अधिराज उस जेल गृह की सिया के साथ कपड़े खरीदने कैसे जा सकता है? क्या आप मुझे एक भाई के रूप में जानते नहीं हैं? ऑनलाइन यूजर बी, कुछ दिन पहले उन्होंने अधिराज और सिया की शादी के बारे में एक ट्रेंडिंग टॉपिक बनाया और अब एक और है जिसमें कहा गया है कि अधिराज ने सिया के साथ खरीदारी की है। क्या वह जेल गृह की औरत सिर्फ खुद को लोकप्रिय नहीं कर रही है? क्या वह लोकप्रियता के लिए इतनी बेताब है? ऑनलाइन यूजर सी, मुझे क्यों लगता है कि जिस तरह से महाराज सिया को देखते हैं वह प्यार से भरा हुआ है, बिल्कुल वैसे ही जैसे मेरे सबसे अच्छे दोस्त का बॉयफ्रेंड उसे देखता है, उन आंखों के साथ जो उनके प्यार को छिपा नहीं सकती। क्या मैं ही हूं जिसे ऐसा लगता है? ऑनलाइन यूजर सी की टिप्पणी के नीचे 5 मिनट से भी कम समय में 5000 जवाब आए। सभी एक ही बात कह रहे थे, हाँ तुम ही अकेली हो। उद्धरण चिन्ह। ऑनलाइन यूजर डी, जबरदस्ती शिपिंग कर रहे हो। क्या इसलिए है क्योंकि तुम मिठाई नहीं खरीद सकते? ऑनलाइन यूजर ई, हमारी एक अरब लड़कियों का सपना नहीं टूटना चाहिए। ऑनलाइन यूजर सी, समझदार प्रशंसकों का अभी भी एक सवाल है, सिया में ऐसी क्या खूबी है कि वह अधिराज की फिटिंग मॉडल बन जाए? क्या सभी को ये शक नहीं लगता? क्या सभी भूल गए हैं कि कुछ दिन पहले कुमार परिवार के छोटे दानव राजा ने सिया के लिए ऑनलाइन लोगों का मुकाबला किया था? यश ने उस टिप्पणी का जवाब दिया, ऐसा इसलिए है क्योंकि सिया ने मेरे बड़े सफेद भतीजे की जान बचाई और अब वह मेरे भाई की निजी डॉक्टर भी है। मैं, ये युवा मालिक, फिर से जोर देकर कहूंगा, मेरे भाई की आंखों में सिर्फ मेरी भाभी है। उनके लिए वह अपूरणीय है, जैसे कि कहावत है, जब आप सबसे अच्छी को देख लेते हैं तो कुछ और तुलना नहीं कर सकता। हालांकि मेरा बड़ा सफेद भतीजा मानता है कि जान बचाने का एहसान खुद को बचाने वाले को समर्पित करके चुकाया जाना चाहिए। इसीलिए सिया मेरे भाई की होने वाली बहू बनने वाली है। जो लोग ऑनलाइन उसकी बुराई कर रहे हैं उन्हें ध्यान से सोचना चाहिए कि क्या वे मेरे बड़े सफेद भतीजे के गुस्से को सहन कर सकते हैं। हालांकि यश ने जल्दी से साफ कर दिया, वह उन लोगों की रक्षा करने में और भी तेज था जिन्हें वह पसंद करता था। जब ऑनलाइन लोगों ने इसे पढ़ा तो वे एक बार फिर भड़क उठे। धत धत धत, जान बचाने का एहसान, अब ये सब क्या है? ऑनलाइन गपशप मांग रहा हूँ। क्या तुम्हें लगता है कि मुझे थोड़े से डेटा की परवाह है? 1 मिनट रुको, वह जेल गृह की औरत, वह दवाई जानती है? क्या बकवास है ना? क्या अधिराज का निजी डॉक्टर वह पारंपरिक भारतीय दवाइयों का मास्टर रामदत्त नहीं है? मैं मेरे पास एक बड़ी खबर है। मेरी मौसी विदेश मंत्रालय में काम करती हैं। उन्होंने कहा कि रामदत्त की पोती ऋतु ने 5 साल पहले मिस पूजा का कंगन चुराया था जब रामदत्त अधिराज का इलाज कर रहा था। अब अधिराज देश के विदेश मंत्रालय से इसका जवाब मांग रहा है। ये वही कंगन गायब होने का मामला है जिसने 5 साल पहले शहर को हिला दिया था। आखिरकार उन्हें असली चोर मिल गया। ये बहुत बड़ी बात है। उद्धरण चिन्ह। क्या वह कंगन 200 मिलियन का था? मुझे याद है कि मिस पूजा ने उस समय एक भारी इनाम की पेशकश की थी। ऋतु ने उसे चुराया। वह सचमुच एक चोर है। और भी है, मैंने सुना कि कुछ दिन पहले कुमार परिवार के छोटे मालिक की टांग घायल हो गई थी और उसे काटना पड़ने वाला था। कुमार परिवार रामदत्त से दखल देने के लिए कहना चाहता था, लेकिन रामदत्त ने मांग की कि अधिराज ऋतु से शादी करे, नहीं तो बात नहीं बनेगी। मैंने यह अपने पड़ोसी के एक रिश्तेदार से सुना। इस रिश्तेदार के परिवार के लोग अस्पताल में काम करते हैं। क्या ऋतु इतनी बेशर्म है? उद्धरण चिन्ह। क्या ऋतु कुछ दिन पहले टीवी पर पति की तलाश में नहीं गई थी, ये कहते हुए कि उसके पास उसके परिवार के लिए कोई शर्त नहीं है? झूठ। मेरे भाई ने आवेदन किया और ऋतु ने उसे पूरी तरह से अनदेखा कर दिया, यहाँ तक कि उसे पहले खुद को देखने के लिए कहा। उद्धरण चिन्ह। मैंने भी आवेदन किया, कोई फायदा नहीं हुआ। ये सब बस टीवी स्टेशन द्वारा किया गया प्रचार था। राम ग्रुप की अमीर युवा महिला, वह अपने जीवन साथी के लिए सचमुच कोई शर्त कैसे नहीं रख सकती? पता चला कि उसकी नज़र हमेशा अधिराज पर थी। उफ, अगर तुम ईमानदार नहीं हो तो जीवन साथी की तलाश मत करो और मेरे भावनाओं को बर्बाद मत करो। ऑनलाइन चर्चा आग की तरह फैल गई। यश ने देखा कि सिया ने एक्यूपंक्चर का इलाज खत्म कर दिया था और वह अपनी सुइयों को पैक कर रही थी। तभी उसने अपने फोन की होलोग्राफिक स्क्रीन बंद की, खड़ा हुआ और तारीफें बटोरने के लिए, बड़े भाई मिस सिया, चिंता मत करो। मैंने पहले ही ऑनलाइन खबरों को साफ कर दिया है। मैं गारंटी देता हूं कि यह आपको बिल्कुल भी प्रभावित नहीं करेगा। सिया को राहत मिली और उसने ईमानदारी से उसका धन्यवाद किया, शुक्रिया। ये तो मेरा फर्ज है। आप मेरे भाई का इलाज कर रही हैं तो यकीनन मुझे आपकी रक्षा करनी होगी। यश ने ये कहने के बाद अपने भाई की ओर देखा, लगभग अपनी पूंछ हिलाते हुए तारीफ के लिए भीख मांग रहा था। लेकिन जब वह अपने भाई की नज़र से मिला तो ऐसा लगा जैसे उसके भाई की गहरी आंखों में 10,000 जहरीले तीर भरे हुए हैं, जो उसके आदेश पर बाहर आने के लिए तैयार थे। यश डर के मारे लगभग पेशाब कर देता। भैया, क्या मैंने कुछ गलत किया? कृपया मुझे बताओ। अध्याय 90। भैया, मैं घुटनों पर हूँ, मैं आपका सगा भाई हूँ एक। सिया शांति से एक तरफ बैठी मेडिकल किट को संवार रही थी। उसकी आंखें झुकी हुई थीं और उसने अपनी उपस्थिति को बहुत कम कर दिया था, जैसे कि उसने कुछ अंदाजा लगा लिया था। उसने अचानक भागने की कोशिश की ताकि वह झगड़े में फंसे नहीं। अधिराज की आंखें बर्फ की तरह ठंडी थीं। यश की अच्छी नीयत वाली लेकिन गलत हरकतों की वजह से उसका एक बार का बहुत अच्छा मूड हवा में गायब हो गया था।
उसके अंदर गुस्से का एक कुआं ज्वालामुखी के फटने से पहले पिघले हुए लावा की तरह उबल रहा था। वह भी किसी निर्दोष राहगीर को चोट नहीं पहुंचाना चाहता था, इसलिए उसने आलस्य से अपनी ठोड़ी हिलाई, उसे जाने दिया। उसके बाद एक शाही शांत अंदाज के साथ उसने कहा, यश ये सुनकर यश डर के मारे लगभग घुटनों पर बैठ गया। जब भी उसका भाई उसे सख्ती से यश कहता था, तो इसका मतलब एक बड़ी तबाही आने वाली थी। अधिराज के पतले गोरे हाथ ने अपनी सफेद शर्ट के बटनों को बहुत ध्यान से ऊपर तक बंद किया। उसके सुंदर चेहरे पर जो कोमलता थी वह पूरी तरह से खत्म हो गई, और सिर्फ एक शासक की ठंडी निर्णायक क्रूरता रह गई। कैसा रहेगा अगर मैं तुम्हें मुक्ति महाद्वीप में एक बंधक बनाकर भेज दूं? उसने पूछा। तुम्हारा क्या ख्याल है? यश धड़ाम से गिर गया, उसकी टांगें खड़ी होने लायक नहीं थीं। भैया, मैं आपका अपना भाई हूं। मुक्ति महाद्वीप कैसी जगह है? अगर मैं वहां एक बंधक बन गया तो क्या मैं जिंदा वापस भी आ पाऊंगा? मेरे साथ ऐसे मजाक मत करो, ठीक है? क्या मैं पूरी दुनिया में एकमात्र नर जलपरी नहीं हूं? क्या मुझे घर पर एक खजाने की तरह रखना बेहतर नहीं है? सिया सनलाइट रूम के दरवाजे तक चल चुकी थी जब मुक्ति महाद्वीप शब्दों ने उसे रोक दिया। मुक्ति महाद्वीप, उसने इसके बारे में सिर्फ अपनी माँ द्वारा सुनाई गई कहानियों में सुना था। उन शब्दों ने सिया में बहुत ज्यादा जिज्ञासा जगा दी। उसकी माँ ने कहा था कि मुक्ति महाद्वीप अपने कुलदेवता के रूप में ड्रैगन की पूजा करता है, इसलिए उसे खुद को एक अछूत नहीं समझना चाहिए। वह बस बहुत नेक थी। अब तक वह मानती थी कि यह सिर्फ एक आरामदायक कहानी थी जो उसकी माँ ने उसे सुनाई थी। क्या ऐसा हो सकता है कि मुक्ति महाद्वीप सचमुच इस दुनिया में मौजूद था? अधिराज का भाव नहीं बदला, उसका अंदाज ठंडक भरा था। एक ऐसे इंसान के अधिकारपूर्ण अंदाज के साथ जिस पर कोई सवाल नहीं उठा सकता था, उसने कहा, यह बिल्कुल इसलिए है क्योंकि तुम मेरे अपने भाई हो कि तुम मुक्ति महाद्वीप में एक बंधक के रूप में जाने के लिए काबिल हो। दूसरों को शायद मुक्ति महाद्वीप इतना सम्मान न दे। मेरे भाई के रूप में तुम्हें देश के बोझ को साझा करना चाहिए। अधिराज ने आखिरी कुछ शब्द बहुत पक्के तौर पर कहे, जैसे कि फैसला पहले ही हो चुका था, अंतिम और पक्का। यश रोया। भैया, क्या आप मुझे अपने तरीकों को सुधारने का एक और मौका नहीं देंगे? भाइयों के झगड़े से दरबार अस्थिर हो जाएगा। मैं अपनी नागरिकता छोड़ दूंगा। मैं अब सागर साम्राज्य का तीसरा राजकुमार नहीं रहूंगा। मैं सिर्फ भारत का एक राष्ट्रीय खजाना, एक जलपरी रहूंगा। उद्धरण चिन्ह। दुर्भाग्य से अधिराज पहले ही बहुत दूर चला गया था।